गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के आज के इवेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को केवल सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपना सवाल चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और हम एक एक करके आप सभी के सवालों को आंसर करेंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं और साथ ही हम इस विषय में भी बात करेंगे कि निवेश के पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके अंदर क्या-क्या टैक्सेस बनते हैं। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्सेस ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किन प्रोडक्ट्स में हम टैक्स बचा सकते हैं और किन किन प्रोडक्ट्स में क्या क्या टैक्सेशन फॉलो होता है। सो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस सेशन पर चर्चा करने के लिए हमारी रिसर्च टीम से मिस्टर संचित गहलोत जी इस सेशन में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं चाहूंगी संचित जी कि आप इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संचित गहलोत एंड मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से हूँ। और आज जैसा कि सुरुचि जी ने कहा कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं जो कि टैक्स सेविंग से जुड़ा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो निवेश में प्रोडक्ट्स हैं उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आएगा और मैं साथ-साथ आपको बताते जाऊँगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी संचित जी, हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ओके। तो हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो निवेश के साथ अवेलेबल हैं। इनमें से सबसे पहला और बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। देखिए, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनके बेनिफिट्स आपके रूप आपको टैक्स सेविंग में आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। ये टैक्स सेविंग में अंडर सेक्शन 80 सी ऑफ इनकम टैक्स 1961 के तहत आपको 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट में टैक्स सेविंग की छूट मिलती है। तो अगर जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें इक्विटी के साथ-साथ वो टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे कि अगर इक्विटी में आपको पता ही होगा रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं और जो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मॉडरेट भी कर सकते हैं, बट एक पेशेंस के साथ क्योंकि इसमें लॉक इन जो होता है वो 3 साल का होता है। तो उससे पहले इन्वेस्टर्स अपने पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो पेशेंस इन्वेस्टर और काफ़ी मार्केट में बने रहने वाले इन्वेस्टर इसका लाभ उठा सकते हैं और 1.5 लाख तक की छूट इसमें पा सकते हैं टैक्स सेविंग में। ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो हायर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं, पर ऐसा नहीं है जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है जिनको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में और टैक्स सेविंग भी करनी है, उनके लिए भी ये बहुत सही सूटेबल ऑप्शन है। बस ये है कि इसमें जो लॉक इन है वो 3 साल का है, तो 3 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। इसमें आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी तो मिलेगी पर उसी के साथ-साथ अच्छे रिटर्न भी साथ में मिलेंगे। इसकी टैक्सेशन ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आपने ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किए। अब उसको आप 3 साल तक लॉक इन नहीं उससे पहले नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद जब 3 साल के बाद आपके वो मैच्योर हो जाएँगे एक तरह से, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पे लगेगा, जिसमें आपके 1 लाख तक exempted होंगे अमाउंट। तो यानी कि मान लीजिए आपने मार्केट से 2 लाख रुपए कमाए, तो संचित उसमें जी, से 1 लाख। हाँ, I'm so sorry to disturb you in between, but there is a small request. अगर आप मीटिंग रूम में जाके शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड पे ना नॉइस आ रहा है। सो ओके। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज सेशन में रहें एंड सेशन की एक बेटर क्वालिटी हम आपको दे पाए इसके लिए हम आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद संचित जी। एंड अब आप सेशन आगे लेके जा सकते हैं। जी। जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आपको इसकी टैक्सेशन में मान लीजिए आपने 2 लाख गेन करे हैं इन्वेस्टमेंट से, तो पहले 1 लाख तो आपके एग्जेम्प्टेड हो जाएँगे म्यूचुअल फंड्स में। जो बाकी के 1 लाख होंगे, उन पे 10% के साथ उस पे टैक्स लगेगा। बट ये वही है, लॉक इन के बाद ही आप निकाल सकेंगे। तो मान लीजिए जनरली आप जैसे इन्वेस्टमेंट्स में सिप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने एक सिप आज करी, तो वो सिप जो एक तरह से मैच्योर होगी, वो 3 साल के बाद होगी। ऐसे ही इनका पॉइंट बनता जाता है। तो इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं और सिप भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमें इक्विटी के रिटर्न्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एक टैक्स सेविंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर हम आगे बढ़े, तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है एनपीएस का, जो कि होता है नेशनल पेंशन स्कीम। जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, वो पीएफआरडीए के तहत अंदर होती है। जो एनपीएस स्कीम होती है, वो वॉलंटरी लॉन्ग टर्म स्कीम है, यानी कि अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। बट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनको रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग प्रोवाइड कराता है, जिसमें काफ़ी सिक्योर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें, तो इसमें जब आफ्टर रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद जो सब्सक्राइबर होता है, यानी कि इन्वेस्टर, वो कुछ कॉर्पस निकाल सकता है एज़ अ लंप सम, और बाकी जो पेमेंट्स होती हैं, उससे वो एक रेगुलर पेमेंट विथड्रॉ करता है, यानी कि एक तरह से मंथली पेंशन उसकी हो जाती है वो। इसमें भी आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो 1.5 लाख की कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। लेकिन इसमें आप एक और लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आप एडिशनल रुपीज 50,000 की, जो सेक्शन 80 सीसीटी के अंदर होती है, वो उसका एक्स्ट्रा आप उठा सकते हैं, यानी कि आप टोटल 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू। और ये जो इसमें हम क्या कहते हैं, एडिशनल हम अकाउंट यानी कि एडिशनल टैक्स सेविंग कर रहे हैं प्लस 1.5 लाख, वो एक टायर 1 अकाउंट्स होती हैं। जैसे कि हम आगे अगर हम बढ़े, तो टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट जो होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। टायर 1 अकाउंट, जिसमें हमें एक पेंशन और रिटायरमेंट अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप इसमें अपना मंथली कुछ पेमेंट कंट्रीब्यूशन डालते रहते हैं, और वो एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी कि इकट्ठा होता रहता है, और रिटायरमेंट के बाद आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं, बट बाकी अमाउंट की आपको पेंशन यानी कि मंथली पेंशन ही ड्रॉ करनी पड़ती है। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, बट हाँ, मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 1000 पर एनम का करना ही पड़ता है। और अकाउंट के लिए मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन भी जब खोलना होता है, तो उसके लिए भी 500 रुपए है। टायर 2 अकाउंट जो होता है, वो सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक तरह से सेविंग अकाउंट आप कह सकते हो, जो कि अच्छा है। बट इसमें हम टैक्सेशन की टैक्स सेविंग का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं अवेल कर सकते। पर टायर 2 अकाउंट होने के लिए आपको टायर 1 अकाउंट होना जरूरी है। तो इसमें हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम अपने जो विड्रॉ कर सकते हैं फंड, वो हम रिटायरमेंट से पहले भी कर सकते हैं। बट इसमें जब कोई टैक्स सेविंग ऑप्शन नहीं मिलता है, वो हमें टायर 1 अकाउंट से ही मिलता है। अगर हम बात करें इसकी सूटेबिलिटी की, तो ये सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, प्लस एक ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें एक मंथली पेंशन का एक सोर्स मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्राइवेट सेक्टर के जॉब जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो जनरली उनकी जो कंपनियाँ होती हैं, वो इतना नहीं करती हैं पेंशन को लेकर। अगर हम बात करें इसकी टैक्सेशन की, तो इसमें टैक्सेशन का जो रोल है, वो एक तरह से ट्रिपल ही है। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स सेविंग मिलती है जब आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस जो आपका विड्रॉल अपॉन रिटायरमेंट होगा, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एन्युटी इंस्ट्रूमेंट होंगी, तो वो टैक्सेबल होंगी आपके उसमें।
जब आप मंथली पेंशन ड्रॉ करेंगे रिटायरमेंट के बाद। अगर हम आगे बढ़े, अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट आता है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है फॉर अ टर्म, यानी कि एक टर्म पीरियड के लिए। मान लीजिए कोई इंश्योरर है और वो अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, तो उसको कुछ टर्म के लिए एक सम अश्योर्ड किया जाता है, यानी कि एक गारंटी की जाती है अमाउंट की, जिसे लाइफ कवर कहते हैं। वो एक तरह से आपको गारंटी प्रोवाइड कराती है। अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ भी होता है, किसी के साथ भी, तो वो आपको उतना अमाउंट पे जरूर करेंगे उसके उस तक, बट अगर वो पीरियड निकल जाता है तो नहीं करेंगे। इसमें जो प्रीमियम्स पे करते हैं टर्म इंश्योरेंस में, वो एक तरह से आपके टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जिसमें आपके प्रीमियम्स की पेमेंट जो होती है उसको आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के, वो भी 80C के सेक्शन के थ्रू। और इसमें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है कि जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप प्रीमियम पेड करते हैं, वो स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए भी एलिजिबल होते हैं टैक्स एग्जेम्पशन में। तो मान लीजिए अगर आप अपने लिए भी करते हैं तो भी टैक्स एग्जेम्पशन में के लिए आप उसे क्लेम कर सकते हैं 80C के तहत, और बाकी अगर आप और अपने स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं और प्लस एडिशनली किसी और सेक्शन के साथ कर सकते हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, जैसे आपके मेडिकल कवर्स या किसी के मेडिकल कवर्स को कवर करने के लिए एक जो खर्चा आता है जब हॉस्पिटल में जाके होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड इलनेस और इंजरी, उसको कवर करने के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि एक अपने इंडिविजुअल के लिए भी ले सकता है, फैमिली के ले सकता है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, और काफी तरीके के होते हैं। तो इसमें भी टैक्स डिडक्शन जो मिलती है वो 80D के तहत मिलती है, और वो 25,000 पर फाइनेंशियल ईयर मिलती है, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स। और इसकी जो लिमिट है वो अप्लाइज करती है आपके, अगर कोई अपने लिए ले रहा है उसके लिए, प्लस स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। तो ये थे हमारे कुछ 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिनसे हम टैक्स सेव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ हमारे निवेश के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं। लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, डेट म्यूचुअल फंड्स की, पीएमएस की, एनपीएस की, एनसीडीज की, इनकी क्या, इन पे अगर हम कोई खरीदता है तो इन पे क्या टैक्स लग सकता है। सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इनमें कोई यूनिट सोल्ड करता है विद इन 1 ईयर, तो उस पर टैक्स लगेगा 15% के साथ, फिक्स्ड 15% लग जाएगा। बट अगर कोई 1 ईयर के बाद करता है तो उस पे लगेगा 1 लाख के, 1 लाख के बाद, जो 1 लाख हमारी एग्जम्प्ट होती है, 1 लाख के गेन, उनके बाद उस पे लगेगा 10% के साथ टैक्स। गेन्स ओवर 1 लाख विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। सेकेंड आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 3 साल की टैक्सेशन के साथ चलते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें 3 साल के अंदर बेचते हैं तो वो एप्लीकेबल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो टैक्सड होते हैं। बट अगर उन्हें 3 साल के बाद बेचा जाता है तो वो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, वो उनकी टैक्सेशन करी जाती है कैलकुलेट। जो थर्ड आता है हमारा, थर्ड आता है हमारे पास P2P, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। उसमें आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो अदर इनकम में जाती है, और वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होती है। चौथा प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है पीएमएस। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर आपका क्या कहते हैं डिसीजंस लेगा, डिसीजंस ऑफ रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो भी अगर शेयर्स बाय सेल कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन होगी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विल बी टैक्स एट 15% और लॉन्ग टर्म विल बी टैक्स एट 10% विदाउट इंडेक्सेशन। फिर आता है हमारे पास बॉन्ड। बॉन्ड और एनसीटी का जहां तक की है सिमिलर है,
बस ये है कि इंटरेस्ट इनकम जो है दोनों में ही टैक्स्ड होती है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल इनकम स्लैब रेट, और कैपिटल गेन अगर बॉन्ड होता है वो होता है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर एंड एज पर इनकम स्लैब इफ सोल्ड विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट आता है एनपीएस। एनपीएस में पी अलग अलग टायर अकाउंट के साथ होती है, बट इन जनरल अगर बताया जाए तो वन कैन विड्रॉ 60% मेच्योरिटी अमाउंट जो टैक्स फ्री हो सकती है। रिमेनिंग 40% विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू दी यू नो हैज एन एडजस्ट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगी। नेक्स्ट आता है मार्केट लिंक डिबेंचर्स। कैपिटल गेन जो लिस्टेड एमएलडी से होते हैं वो सारे टैक्स्ड होते हैं एट 10% पर एनम के हिसाब से। और एनसीडी का भी सिमिलर है बॉन्ड के से, जो कि इंटरेस्ट इनकम होती है वो उनकी होती है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल की जो स्लैब रेट जिसमें फॉल करते हैं उसमें टैक्स होते हैं, और बाकी अगर वो सोल्ड करते हैं विद इन 1 ईयर देन एसटीसीजी विल बी अप्लाई, एंड इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर देन एलटीसीजी विल बी एप्लीकेबल विद 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट। और अगर मेच्योरिटी तक कोई भी एनसीडी को रखता है या बॉन्ड को रखता है तो वो टैक्सेबल नहीं होती है इन्वेस्टमेंट। तो थैंक यू सुरुचि जी। जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद संचित जी। एंड मैं अपने सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी सवाल है इस विषय से लेकर आप अपने सवाल चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और हम एक एक करके आप सभी के सवालों को आंसर करेंगे। संचित जी, हमारे पास कुछ सवाल ऑलरेडी भी रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि हाउ मच परसेंटेज विल बी चार्ज्ड एज मंथली इनकम इन एनपीएस। सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। हाउ मच मंथली? How much percentage will be charged as monthly income in NPS? जी वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप कितना लमसम लेना चाहेंगे। जनरली कुछ लोग लमसम नहीं लेते, वो चाहते हैं कि हम पूरे अमाउंट जो हमने 60 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूशन किया है उसको पूरे ही मंथली पेमेंट्स में लें, ना कि लमसम विड्रॉ कर लें। या कुछ चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही पार्ट 20% लमसम लें। तो वो डिपेंड करता है और फिर वो कैलकुलेशन की जाती है उसके बाद। ओके, ये मंथली इनकम पे ही चार्ज होगा ना संचित जी? जी मंथली इनकम पे कैसे मतलब? मेरे को भी एक्चुअली सवाल क्लियर नहीं है। निहार जी, आप प्लीज अपना सवाल थोड़ा डिटेल में अगर हमें लिख के भेज आई सकते होप हैं। वो यही कहना चाह रहे होंगे कि जो मंथली मान लीजिए किसी ने विड्रॉ कर लिए है कुछ लमसम, बाकी जो बच्चे हैं उनको हम कितने परसेंट पे विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथली, तो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो डिपेंड करता है। जी, ऑल्सो निहार जी, मैंने आपको एक्सेस दिया है, आप अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करके भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा पूछना ये है कि संचित जी ने सब बताया कि आप एनपीएस में मतलब जो भी विड्रॉ करते हो एक साथ तो चार्ज नहीं लगता है कोई भी, तो एग्जाम मिलता है पूरा। बट ये जो मंथली इनकम बेसिस पे अगर आप विड्रॉ करोगे तो चार्ज लगेगा। तो वो जो चार्ज लगेगा वो कितना परसेंटेज मतलब उसका टैक्स लगेगा, मुझे ये जानना है। अच्छा टैक्स, ओके, तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है निहार जी। मतलब वो जो टैक्स स्लैब में आएगा वो उस सबसे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ मंथली इनकम का जो होता है। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। संचित जी, अगला सवाल आपके लिए है डिविडेंड्स को लेके। तो म्यूचुअल फंड्स में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें ऑप्शन होता है डिविडेंड को लेने का, तो उस पे क्या टैक्सेशन फॉलो होती है? जी, तो जनरली जो टैक्सेशन है डिविडेंड की, वो जहाँ तक कि मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, वो 5000 के ऊपर अगर आपके पास डिविडेंड पर एनम एक साल में फाइनेंशियल ईयर में 5000 से ऊपर डिविडेंड रिसीव होते हैं तो उन पर टैक्सेशन लगाई जाती है। डिविडेंड बाकी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, संचित जी। सो म्यूचुअल फंड्स में जो डिविडेंड्स हमें रिसीव हुई है उस पे जो टैक्स लगता है। जी, म्यूचुअल फंड्स में जो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन और एक होता है जिसमें इनकम डिविडेंड आप रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। तो ग्रोथ ऑप्शन में तो कोई ऐसी टैक्सेशन नहीं होती है, क्योंकि डिविडेंड जो होते हैं वो री इन्वेस्ट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम में। जो दूसरा मैसेज होता है, जो दूसरा ऑप्शन होता है बेसिकली, जिसमें डिविडेंड रिसीव की जाती है बैंक अकाउंट में,
तो जहां तक ये मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ तो वो 5000 की लिमिट होती है। अगर 5000 से ज्यादा किसी को एक साल के अंदर डिविडेंड एज अ डिविडेंड इनकम रिसीव होती है तो उस पर टैक्स किया जाता है। बाकी एज एन एक कंसर्न टीम इसका अच्छा आंसर दे पाएगी, और या फिर आई विल नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, विल गेट बैक टू दिस। डेफिनेटली। अगला सवाल है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर 1 लाख से ऊपर की इनकम होती है तभी हमें उस पर टैक्सेशन देना है। इस पे अगर आप थोड़ा सा और जानकारी दे पाए। तो मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में इन्वेस्ट करे, और उसने डाल के रखे हुए हैं, और 5-6 साल बाद, मान लीजिए 10 साल बाद, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो रही है वो मान लीजिए 3 लाख रुपए हो रही है। तो मान लीजिए अगर तो 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, तो यानी कि जो उसने गेन, यानी कि जो उसने कमाया, वो उसने 2 लाख रुपए कमाए। अब उन 2 लाख रुपयों में से 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे फॉर टैक्सेशन, यानी कि जो 1 लाख बचे अब उन पे ही टैक्सेशन लगेगी एज 10%। बट ये याद रखिएगा सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरे सिर्फ 1 लाख रुपए ही एग्जेम्प्ट होंगे म्यूचुअल फंड से। ओके। तो मैं और सवाल एक्सपेक्ट कर रही हूँ हमारे सभी पार्टनर से। आई एम श्योर इस विषय पे काफी सारे डाउट्स होंगे, तो आप प्लीज अपने सवाल हमें भेजते रहें। जी निहार जी, हम इसकी पीपीटी आप सभी के साथ इस सेशन के बाद शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग के साथ, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। यदि किसी भी और पार्टनर की कोई सवाल है हम लोग क्विकली आंसर कर सकते हैं। टैक्सेशन ऑन आरबीआई बॉन्ड अगर आप एक्सप्लेन कर पाए संचित जी। ओके, आरबीआई कौन सा वाला बॉन्ड? एसजीबी, आरबीआई सोवरेन गोल्ड फ्लोटिंग बॉन्ड। रेट बॉन्ड, आई थिंक हमने डिस्कस किया होगा। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, एक जी। देखिए इसमें भी वैसे वही है, जो टैक्सेशन होती है जो इसमें, अगर आप मेच्योरिटी तक रखते हैं तो इसमें कोई टैक्सेशन नहीं लगेगी। बाकी जो, मैं एक सेकंड बताता हूँ, मेरे पास इसका एक डॉक्यूमेंट है तो मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। मेरी स्क्रीन अवेलेबल जी संचित है? जी। या तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आरबीआई जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं उनमें भी टैक्सेशन सिमिलर ही है। जो इनकम रिसीव्ड विद इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टीडीएस के रेट्स के साथ टैक्स होगी। और अगर हम मेच्योरिटी तक उस बॉन्ड को रखते हैं तो उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है, बस इंटरेस्ट इनकम जो है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स्ड होती है। बाकी इसमें भी इंडिविजुअल एनएचयूएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट से लिंक्ड होता है, मार्केट से नहीं है, एक तरह से एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उससे लिंक्ड होता है ये बॉन्ड, तो इसीलिए इसको नाम फ्लोटिंग रेट दिया गया है। करंटली इसका रेट 7.15% के आसपास है। ये जी चेंज होता है धन्यवाद। quarterly। जी धन्यवाद संचित जी। अगला सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, तो उस पे भी अगर आप टैक्सेशन बता पाए दैट विल बी रियली ग्रेट। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की लिए कंसर्न टीम अभी है, तो वो आगे फ्यूचर वेबिनार्स लेगी जिसमें वो अच्छे से इन डेप्थ बताएगी। जहाँ की टैक्सेशन है, मैं टैक्स सेविंग का इसका बता सकता हूँ। टैक्स सेविंग में आपको हेल्थ इंश्योरेंस में 80D के तहत 25,000 मिलते हैं पर इंश्योरर। एंड ये आप अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए कर सकते हैं।
और आपको यानी कि एडिशनल मिल रही है 80D। 80C में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एनपीएस भी हो गया, ईएलएसएस हो गया। बट अगर किसी को और एडिशनल टैक्स सेविंग अवेल करनी है, यानी कि चाहते हैं कि वो और टैक्स सेविंग करें, तो वो 80D के सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें 25,000 की आ रही है लिमिट। और इसमें भी और क्लॉजेस हैं कि अगर इन डेप्थ में जाएं तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उन्हें 50,000 तक की भी मिल सकती है टैक्स डिडक्शन। ओके जी, धन्यवाद संचित जी। तो सवालों में इतना ही, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन एंड योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। थैंक यू सुरुचि जी। थैंक यू। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।